हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों के भारत बंद का खासा असर देखने को मिला है। सड़कों और रेलवे ट्रैक के साथ बाजारों में भी बंद का असर दिखा। किसानों ने प्रदेश में पूरी तरह से जाम रखा। सुबह 6 बजे से शुरू किया गया ये बंद शाम 6 बजे तक जारी रहा। लेकिन इन सब के बीच सवाल बस यही बना हुआ है कि क्या बंद से सरकार पर प्रेशर बनेगा। इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, सड़कों पर निकले अन्नदाता, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, पटरियों पर उतरे आंदोलनकारी। जी हां, ये नजारा है प्रदेश का, जब किसान संयुक्त मोर्चा के बंद के आह्वान पर किसान भारत बंद के लिए निकले। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी सुबह 6 बजे से शुरू कर दी। किसानों के अलग अलग जत्थों ने मोर्चा संभालते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अंबाला में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे सुबह अपने घरों से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अंबाला में शाहपुर के पास GT रोड पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस दौरान किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को नहीं रोका। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन बंद की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। प्राइवेट कंपनी की बस में आए हैं और हमारे साथ बस में लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो यात्री वाहन है उनको जाने दिया जाए। जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये यदि नहीं जाने दिया जाए तो प्रोटेस्ट तो उनसे भी हो सकता है। तो यात्री वाहनों को जाने दिया जाए, ऐसी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। पर ये रिक्वेस्ट अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आपकी महिलाएं बच्चे बस में हैं तो हमारी भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं, तो इसलिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। उल्टा हमें यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए संभव तो नहीं है। कालावाली में भी भारत बंद का असर देखा गया। सुबह 6 बजे से ही यहाँ जगह जगह पर किसान संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन यहाँ की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसको लेकर कालावाली की सभी दुकानें बंद हैं। इस तरह से बंद है कि चाय वाली दुकानें भी नहीं खुली है, सब्जी की ठेलियां भी नहीं लगी हैं। बिल्कुल रोड है जो सुने नजर आ रहे हैं। कालावाली में बंद का असर पूर्णतः दिखाई दे रहा है। मेडिकल व दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतः बंद है। कुछ इसी तरह के हालात टोहाना में भी दिखाई दिए। भारत बंद के आह्वान पर टोहाना में विभिन्न रास्तों पर जाम लगाया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, जहां शहर के मुख्य बाजार भी बंद नजर आए। हमने सभी संगठनों से बात करी है, सभी संगठनों से बातचीत करके सभी संगठनों का हमें सहयोग है और पूर्ण रूप से शहर बंद रहेगा। तो ये इसमें आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह जाम लगाया गया, तो उसके सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जाम रहेगा और सारे रास्ते बंद रहेंगे। तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उनके विरोध में और MSP सरकार निर्धारित है। सारी दुकानें बंद है, सारी संस्थाएं बंद है। टोहाना क्षेत्र के सभी रास्ते, रोड सारे बंद है पूर्ण रूप से। आप जाकर देखिए, सारे गांवों में, शहर में सारा पूर्ण तौर पर बंद है। तो किन किन साधनों का रास्ता दिया जा रहा है यहाँ से? एक तो कोई एम्बुलेंस मरीज हो, एक कोई बारात हो, किसी की कोई मरीज जिस तरह इमरजेंसी वाला, उसको सभी को रास्ता दिया जाए। भारत बंद के दौरान गोहाना के गांव मुंडलाना में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे को जाम किया। इसके अलावा गोहाना में कई जगहों पर किसानों के समूह ने उतरकर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पर हमने फतेहगढ़ हरियाणा में आज सुबह 6 बजे ही ये ट्रैक रोक दिया है। हालांकि इस बीच गोला चिका से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें किसानों की दरियादिली साफ देखी जा सकती है। दरअसल बंद के दौरान किसानों ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया, हालांकि दूसरे वाहनों को नहीं निकलने दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर राजनीति भी पूरी तरह से जमकर हो रही है। राहुल गांधी के वार पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया।
विज ने कहा कि गांधी परिवार का एक ही काम है कि देश की शांति को कैसे भंग किया जाए। राहुल गांधी परिवार का तो आज एक ही काम है कि देश की शांति को भंग करना। एक फायर ब्रिगेड होती है आग बुझाने वाली, ये फायर ब्रिगेड है आग लगाने वाली। ये यही काम करते हैं, इनको तो मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, कहीं पर हो, तो ये उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबी लड़ाई की तैयारी में है। यही वजह है कि आंदोलन को 4 महीने बीत जाने के बावजूद किसान लगातार आंदोलन से जुड़कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार और किसानों के बीच वार्ता भी बंद है। अब देखना होगा कि आज के भारत बंद के बाद क्या सरकार एक बार फिर किसानों के साथ वार्ता के लिए तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और इसी को लेकर आज जो किसान आंदोलन है उसके 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज भारत बंद बुलाया। अब सवाल यह है कि क्या भारत बंद से बातचीत के रास्ते खुलेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे पहले तारुफ करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। खालिद चहल का, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है। और दर्शन ढाढा, किसान नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल दर्शन ढाढा जी से। दर्शन ढाढा जी, आज आप लोगों ने भारत बंद बुलाया। लगातार आप लोग तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बातचीत का रास्ता खुले। क्या लगता है कि जो आज भारत बंद आप लोगों ने बुलाया है, पहले तो ये बताइए कि इसका असर कितना रहा और इसके बाद इस बातचीत से, इस बंद के बाद क्या बातचीत के द्वार खुलेंगे? सरकार पर कोई असर होगा इसका? जी बिल्कुल खालिद भाई बिल्कुल जी। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो ये कि पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और देश के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, केवल 5 राज्यों को छोड़कर जहां पर चुनाव हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस किसान आंदोलन का जो भारत बंद का आह्वान था वो पूर्ण रूप से सफल रहा है। और दूसरी बात का मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि सरकार को देर सवेर जागना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी है, हिंदुस्तान की है और किसान इस देश का सबसे मजबूत रीढ़ है। और रीढ़ की हड्डी की बात तो सुननी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि इस देश को 40% जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर किसान का बहुत बड़ा हाथ है। और इस किसान के साथ बहुत सारे मजदूर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छोटे दुकानदार जुड़े हुए हैं। खालिद भाई, एक छोटी सी बात मैं आपको और कह दूं कि अगर केवल एक फसल पर अकाल पड़ जाए तो बाजार सुनसान पड़ जाते हैं। ये वो देश है जहां पर कोई ग्राहक नहीं जाता, शादियां बहुत कम होती हैं। पूर्ण रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को जो चलाने वाली नीति है वो कृषि अर्थव्यवस्था है और कृषि के आधार पर ही ये देश आज तक तरक्की करता आया है। इसलिए देर सवेर चाहे कभी भी सुने, सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 5 राज्यों में, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं और अब देश भर में हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज ये जन आंदोलन 4 महीने हो गए दर्शन जी, 4 महीने हो गए और कितना इंतजार करेंगे? कभी भी सुनिए दर्शन जी, 4 महीने हो गए। इंतजार तो अगर हमें करना पड़ेगा तो जब तक ये इंतजार करवाएंगे तब तक इंतजार करेंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा। वजह ये है कि हम हमारी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसान को पूर्ण रूप से बर्बाद करने के लिए 3 कानून लेकर आए हैं। हम अपनी फसलों को और अपनी नस्लों को और हमारा जो मध्यम वर्ग है जिसको ये बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। गरीब वर्ग कभी भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी कमाने के अलावा और कोई
विकल्प होता ही नहीं है। पूरा दिन से लेकर रात तक वो अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लायक भी नहीं कमा पाता, ऐसे में वो आवाज उठाने की तो जरूरत भी नहीं कर पाता। इसलिए बीजेपी का ये एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से मिडिल क्लास फैमिली जो किसान है और किसान से जुड़े हुए जो छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, उसको खत्म किया जाए इन 3 कानूनों के द्वारा। उसके पश्चात उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में किसान पीछे हटने वाला नहीं है, मजदूर पीछे हटने वाला नहीं है, छोटा दुकानदार और व्यापारी पीछे हटने वाला नहीं है, जो बीज खाद की दवाइयों की दुकान करते हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। आज देश विजेंद्र जी, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दर्शन जी, आपके सारे सवालों का जवाब भी ले लेंगे। दर्शन जी कह रहे हैं विजेंद्र जी कि सरकार को जगाकर ही वो दम लेंगे। क्या लगता है, सरकार सोई हुई है क्या कि उसको जगाने की जरूरत पड़ रही है? और ये भारत बंद बुलाकर जो लगातार जो किसान है एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि लगातार किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? 2 महीने से बातचीत की डोर टूटी हुई है। देखिए खालिद जी, ये कितनी लोकप्रिय सरकार है, इसका जो पैमाना है या देखने का जो तरीका है, दूसरी बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटों के साथ सरकार बनाई है। मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो इसलिए सरकार जो आप सोने की बात कर रहे हैं, ये बहुत जागरूक सरकार है खालिद जी, और जागरूकता की निशानी है। मैं नहीं कह रहा था विजेंद्र जी, ये किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार को जगाकर छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है खालिद जी, जैसे आपने उनको समय दिया, आप बीच में मुझे भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ उनकी बातों को आपसे कहा। चलिए मत करिए, कोई बात नहीं, आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए भाई जी। बोलिए। देखिए, ये सरकार लोकप्रिय सरकार है, देश की जनता ने इसको चुना है, और हमारी सक्रियता की और जागरूकता की ये निशानी है खालिद जी कि 50 घंटे से अधिक की वार्ता, 12 दौर से अधिक की वार्ता इस सरकार ने किसान संगठन के नेताओं के साथ में की है। लेकिन किसान संगठन के नेता जिस जिद पे अड़े हुए हैं, उस जिद को पूरा करने के लिए ये सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई, सरकार ने इनको प्रस्ताव दिया 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करके वार्ता करने का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई जिसके सामने भी किसान नेता नहीं जाना चाहते, सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं जाना चाहते, वो सरकार की बात को भी नहीं मानना चाहते, और एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि वो कानून रद्द करिए। जबकि सरकार का कहना है कि जो संशोधन आपको कराने हैं, जो आपको इनके अंदर कमियां दिखाई देती हैं, आप बताइए, हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। अब ये भारत बंद करते हैं, कभी रेल रोको करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इन चीजों से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पहले रेल रोको आंदोलन फ्लॉप हुआ था, उसी तरह से भारत बंद का आंदोलन भी, आज ये अभियान भी इनका फेल हुआ है। आप मुझे बताइए, 625 से अधिक जिले पूरे देश के अंदर हैं। किसान नेता से मेरा सवाल है कि आप 25 जिलों के नाम जरूर बता के जाना जहां भारत बंद सफल रहा हो। मेरा तो फरीदाबाद जिला है खालिद जी, मैं तो फरीदाबाद जिले से आता हूं। मेरे तो दफ्तर में, मेरे ऑफिस में, मेरी मार्केट में, मेरे रोडों पे उसी तरह की रौनक है जैसे डेली रहती है, कोई फर्क नहीं है 1% का भी। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब यह आंदोलन आम जनता और आम किसान का जो समर्थन है उसको खो चुका है, क्योंकि किसान संगठन के प्रमुख नेता भोले भाले किसानों को बॉर्डरों पर बिठा करके खुद चुनावी राज्यों में जाकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और मैं किसान नेता से सवाल करना चाहूंगा मेरे भाई से कि मुझे एक नेता का नाम ऐसे बताना, किसान संगठन के जो नेता अभी बने हुए हैं, जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो और अपनी जमानत जब्त नहीं कराई हो। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, बिल्कुल लड़िए, लेकिन फिर आप राजनीतिक पार्टी में आगे लड़िए, किसानों का कम से कम इस्तेमाल मत करिए। अपने अगले चुनावों में जमानत बचाने की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये भारत बंद जो है वो फेल हो गया। फेल होने का क्या मतलब है? मतलब फेल हो गया तो बातचीत नहीं होगी? 302 सीटें आपको आ गई तो बातचीत नहीं होगी? खालिद जी, जब तक बातचीत तो होगी ना सर। 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि आप लोगों ने एक तरह से किसानों को उसके हाल पे छोड़ दिया है कि भैया जो करना है तुम करो, तुम एक साइड बैठे रहो, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है। देखिए खालिद जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा। मैं खुद किसान का बेटा हूं, खुद भी किसान हूं, गाँव में रहता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक भारत बंद भी नहीं हुआ था तब भी सरकार ने 50 घंटे से अधिक की वार्ता की है, 12 दौर की वार्ता की है। तो मतलब मेरा वो नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, अपने आईना झांकिए कहीं ना कहीं, आप जनता और किसान का भरोसा आप खो चुके हैं। अगर आप बैठे भी है तो कहीं 5 में के ग्रुप में बैठे, कहीं 10 ठीक है। हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से विजेंद्र जी कह रहे हैं कि 302 सीटें आई और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, किसान जो है वो कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? बहुत एक अरसा हो गया, 4 महीना आज पूरा हो गया, उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से विजेंद्र जी कह रहे हैं उससे तो लग ही नहीं रहा कि हाल फिलहाल में कोई उम्मीद भी है।
देखिए खालिद जी, जिस तरीके से विजेंद्र जी ने अपनी बात रखी, विजेंद्र जी ने कहा 303 सीटें आई हैं। मैं बताना चाहता हूं विजेंद्र जी को कि यही कांग्रेस पार्टी की सत्ता को हटाकर बीजेपी की सरकार आई है, हिंदुस्तानियों ने बनाई है। ऐसी सरकारें यहाँ पे नेहरू जी ने अंग्रेजों को भगाकर भी बनाई है, ऐसी सरकारें इंदिरा जी ने भी बनाई है। आज वो लोग कहाँ हैं, आज कांग्रेस कहाँ है? तो हमें कभी भी सत्ता के घमंड में नहीं रहना चाहिए। सत्ता जनता ने बनाई है और वही जनता आज दिल्ली के चारों तरफ बैठी है। आप मुझे ये बताइए, आपके एक एमपी ने किसानों को खालिस्तानी कहा, उसको क्यों बैकफुट पे जाना पड़ा, क्यों माफी मांगनी पड़ी? जो लोनी के विधायक हैं उन्होंने खालिस्तानी कहा और उनको किसान न मान के और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उन्हें पदवी दी। आज वो नंद किशोर कहां गायब है? बीजेपी ने उनको कहां नीचे छुपा दिया है? तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कहना बिल्कुल गलत है। आज किसान की समस्या, अगर आप किसान के बेटे हो तो समस्याओं का आपको भी पता है, लेकिन ऐसे लोग खालिद जी अंग्रेजों के साथ भी थे जो ये कहते थे नहीं ये गुलामी अच्छी है, वो आवाज नहीं उठने देना चाहते थे हिंदुस्तानियों की। लेकिन यहां पे भगत सिंह जैसे लोग थे जो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन अपनी जंग उन्होंने रुकने नहीं दी और नतीजा ये हुआ देश को आजादी मिली, देश आजाद हुआ। लेकिन आज अगर हमारे जो हिंदुस्तानी थे वही काले अंग्रेज बनकर के बैठ जाएंगे, वही हिंदुस्तानियों को खालिस्तानी बताने लगेंगे, तो इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती। समस्या है, समस्या पर बात होनी चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए, किसानों की भी आगे आना चाहिए। अगर आप समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तो कैसे करेंगे? समस्या हमारे फौजियों की भी है, समस्या ब्यूरोक्रेसी में भी है, समस्या वकीलों की भी है, समस्या मीडिया में भी है, समस्या किसानों की भी है। आज किसान सड़क पे है, कल टीचर भी सड़क पे आ सकते हैं। क्या आप उनको भी आतंकवादी बताने लगेंगे? तो आतंकवादी बताना, खालिस्तानी बताना समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, खालिद चाल का प्रवक्ता कांग्रेस में बने हुए हैं। खालिद जी, जिस तरह से आज के खास करके भारत बंद बुलाया गया, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें 25 जिले ऐसे गिनवा दीजिए जहां पर इसका असर हो, लेकिन कई ऐसे तस्वीरें आई जहां हमने देखा कि खास करके चाहे अंबाला की बात हो या और भी कालावाली की बात हो, जहां पे ट्रैक पे लोग बैठे हुए थे, या ढांसा बॉर्डर के पास जो महेंद्रगढ़ है वहां की बात हो, मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग सड़क जाम किए हुए हैं, ट्रॉली ला के जाम किए हुए हैं, उसके अलावा भी वो ट्रैक पे बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस को क्या लगता है? हसन भाई, 120 दिन इस आंदोलन को आज पूरे हुए और करीब 300 किसान अपने इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके। सरकार को यह लगता है कि इस देश का उद्योगपति किसानों की तकदीर बदलेगा, जबकि इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उद्योगपति किसानों की तकदीर बदल सके। तकदीरें सरकार बदलती हैं और फायदा सरकारें पहुंचाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हरियाणा, पूरे देश में भारत बंद आज सक्सेस नहीं हुआ। मैं अभी आपके डिबेट शुरू होने से पहले आपके ही चैनल पर देख रहा था। वो अलग बात है कि इस देश के अंदर इस समय प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका दम, सबका गला घोटने की सरकार कोशिश कर रही है ताकि ये आंदोलन लोगों तक नहीं पहुंचे। योगेंद्र जी ने कहा कि बड़ी लोकप्रिय सरकार है। योगेंद्र जी आप ये समझ लीजिए, विजेंद्र जी को समझ लेना चाहिए कि इस लोकप्रिय सरकार को बनाने में इन किसानों का बहुत बड़ा हाथ है, जिनको आज वो आतंकवादी माओ जो भी उनको नाम दे सकते हैं वो दे रहे हैं और बिल्कुल अंधे होके बैठे हैं। जिस व्यक्ति ने भाजपा से, जो व्यक्ति ने किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी गलत बात की है, उसको धीरे धीरे उसको अंडरलाइन, मतलब उसको बिल्कुल नीचे कर दिया गया है। इसका भाजपा को जवाब देना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल जो मलिक जी हैं, राज्यपाल जी, उनके बोलों को वो नहीं सुनती है। सत्यपाल मलिक जी के बोलों को नहीं सुनती है। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के उनके विचारों को नहीं सुनती है। उनके सहयोगी दल जो नायडू जी का दल है आंध्रा में, उन्होंने कहा, वाईएसआर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को किसान आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और जो इनके पूर्वज हैं, जिनके आदेश पे चलते हैं, आरएसएस ने कहा है कि इतना लंबा आंदोलन चलना देश के हित में नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए कि इस आंदोलन के बारे में। ये आरएसएस ने कहा है, लेकिन नहीं, आप लोगों को करना है। जब तक आरएसएस से लेकर आपके सहयोगी पार्टी तक सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने दिनों तक आंदोलन नहीं चलना चाहिए, फिर सरकार क्यों हठधर्मिता अपनाई हुई है, क्यों नहीं बातचीत हो रही है? पहले मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है खालिद जी, मेरा कांग्रेसी जो साथी प्रवक्ता हैं, आपके नाम राशि खालिद जी, खालिद जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा। खालिद जी, इस देश के अंदर एक ही नेता ऐसे हैं, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। वो कांग्रेस के सांसद है, जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को खालिस्तानी फंडिंग की बात की, और ये राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहा है उन्होंने, कोई सड़क पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है।
और उन्होंने खुलेआम योगेंद्र यादव जैसे लोगों को ये कहा है कि ये किसानों को भड़काने के दोषी हैं। 26 जनवरी को उपद्रव योगेंद्र यादव ने कराया। और सबसे अगर मैं बात करूं, आप जो विरोध की बात करते हो भाजपा और जेजेपी नेताओं की, तो अगर इस किसान कानून को लागू होने के बाद किसी एक नेता की पिटाई हुई है किसानों के द्वारा, तो रवनीत सिंह बिट्टू की हुई है। पंजाब में जूतों से किसानों ने पीटा है उनको। तो आप जो बात कर रहे हैं ना भाजपा नेताओं के बारे में, आप मुझे नाम लेके बता दीजिए। ये जो अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, इन्होंने भी कहा इनको रवनीत सिंह बिट्टू को संसद में बयान नहीं सुना, जबकि राजनीतिक विश्लेषक को निष्पक्ष होना चाहिए। इन्होंने तो बयान सुना, लेकिन आप भी तो अपने विधायकों को देखिए, खालिद जी सुनिए, विधायकों को देखिए, सांसद को माफी मांगना पड़ रहा है। राज्यसभा के सांसद कृष्णांगना जी ने बयान दिया, उनको माफी मांगनी पड़ी। आप इसकी गंभीरता को तो समझ सकते हैं, इसकी गंभीरता तो समझ सकते हैं ना। कार्यक्रम रद्द करके जाना पड़ रहा है। आपने खुद देखा, आपके फरीदाबाद में डिप्टी सीएम का विरोध किया किसानों ने। सर खालिद जी ये भी तो देखिए। मैं आप खालिद की नहीं कह रहा, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता खालिद की कह रहा हूं। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से इस तरह की आवाज क्यों उठ रही है किसानों के लिए, अगर चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है। खालिद भाई धैर्य तो रखिए, वो जवाब देंगे जो जिनको जवाब देना। आप तो सवाल करिए खाली, आप क्यों जवाब देने लग जाते हैं? जवाब नहीं, आपको याद दिला रहे हैं। सुनिए कि परेशानी आपके भी सांसदों और विधायकों की है। सर याद दिलाने के लिए दूसरे खालिद जी बैठे ना। सुनिए, आपने फरीदाबाद का जिक्र किया, मैं आपकी जानकारी और नॉलेज बढ़ा देता हूं खालिद भाई, इसको लिख लेना, कहीं नोट कर लेना। मेरा फरीदाबाद जिला है और जिस मोहना के नरियाला गांव की आप बात, अंदराल का नाम आपने सुना होगा, 6 बार के विधायक है कांग्रेस के और मंत्री रहे। ट्रैक्टर पे बैठ के विरोध करने के लिए किसानों को लेके आए थे। हाउस अरेस्ट करवा दिया आपने। सुनिए, इसलिए हाउस अरेस्ट करवा दिया। आप किसी और के बीच में बोलते हैं क्या? ये क्या समझिए यार, आप जिसका बता रहे थे वही तो बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, आप सुनेंगे नहीं क्या? ठीक है, आप सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि करण दलाल जी, ठीक है, आपने जो आरोप लगाना खालिद जी से जवाब लेते हैं। बोलिए खालिद। नहीं सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, पहले मेरे बात पूरी होने दीजिए। पहले आपने जिस बात का जिक्र किया, मैं चाहते हैं कि आप नरियाला गांव का जो बात किया, हम सब लोग बैठ के सुने। नरियाला गांव का आपको बताता हूँ। पहले नरियाला गांव के अंदर इनके करण दलाल और इनके वहां पे सत्यवीर डागर जो इनके प्रवक्ता हैं, और इनके एक वहां पे जगन डागर जो 2 बार पार्षद रहे कांग्रेस के, किसानों ने खदेड़ दिया। उन्होंने किसानों का विरोध करने के लिए लेके आए, नरियाला गांव के किसानों को भगाया। मेरे 2 किलोमीटर दूर गांव है। ये कांग्रेस के नेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, किसानों को इकट्ठा करके लेके आते हैं विरोध करने के लिए। दुष्यंत जी का विरोध करने के लिए करण दलाल लेके आए सबको, जो कांग्रेसी नेता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं विधानसभा के अंदर हमारा कोई नेता विरोध में नहीं है। आप या तो स्वीकार करिए कि कांग्रेस के नेता किसानों को जवाब दीजिए, या फिर माफी मांगिए आप। ठीक है, जवाब दीजिए। नेहरा जी कर लीजिए। नेहरा जी, मैं आपकी जानकारी सुन लीजिए नेहरा जी, बोलिए। आपने जो दलाल जी का आपने जो उदाहरण दिया, इसीलिए आपने उनको अरेस्ट करवाया, इसलिए आपने उनको हाउस अरेस्ट करवाया। दूसरा, आप अलग अलग तरह के नाम बता रहे हैं। क्या सत्य है जो मलिक जी हैं, राज्यपाल जी, क्या वो कांग्रेस के नेता हैं? क्या मलिक जी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता हैं? क्या और आरएसएस कांग्रेस का संगठन है? क्या आरएसएस कांग्रेस का संगठन है? क्या आरएसएस कांग्रेस का संगठन है? क्या? अरे उन्होंने कहा क्या मेरे भाई, ये तो बता दो। किसने? मैं तो रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों दर्शन जी आएंगे आपके पास, आप बताइए क्या कहा है? मलिक साहब ने ये कहा। क्या कहा है मलिक साहब का? आपने सुना नहीं? बिना जानकारी के बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या कहा ये बताइए ना। ये अजीब विडंबना है हमारी और इस मीडिया की कि भाजपा के लोग आके खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं और सब लोगों को बाध्य करते का भी सुनिए। सब लोगों को उसके लिए बाध्य करते कि झूठ सुनिए हमारा। सब लोगों के लिए उसके लिए बाध्य करते झूठ सुनिए। आप समझ लीजिए खालिद जी और विजेंद्र जी, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो सवाल विजेंद्र जी ने उठाए या फिर खालिद जी ने उठाए, उसका जवाब भी हम जो किसान नेता उनसे लेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जोश है हाई, जीतेंगे लड़ाई, और लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन ढांडा जी, ब्रेक से पहले लगातार आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बीजेपी नेता और एक हमारे कांग्रेस नेता, दोनों ने मुद्दा थोड़ा सा भटका दिया, दूसरी तरह का मुद्दा कर दिया था असली मुद्दे की बजाय। मैं उस मुद्दे को कंटिन्यू किए देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला देश है, वो किसानों के कारण है। यहाँ पर 30 करोड़ टन जो है अन्न का उत्पादन किया जाता है, वो किसानों की खूबी है जो विश्व में पहले नंबर पर है। दूसरी बात, हिंदुस्तान विश्व के अंदर
पहला वो देश है जहां पर किसानों की सबसे बदतर हालत है। लगभग 7,600 के रुपए महीना की आमदनी है केवल, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है। जबकि एक चपरासी की आमदनी जो है वो 18,000 से लेकर 25,000 तक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो अन्न का उत्पादन किया जाता है उसके लिए 2 योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, एक गरीब कल्याण योजना और एक अंत्योदय योजना, यानी जो राशन कार्ड के द्वारा अन्न दिया जाता है। गरीब कल्याण योजना में 487 लाख टन और जो अंत्योदय योजना उसमें 972 लाख टन अनाज दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर 15 करोड़ टन अनाज सालाना वितरण किया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे देश में भूख से मरने वाले में पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का जो स्थान है वो चौंकना मत 94वें स्थान पर है विश्व के अंदर। फिर भी ये कहते हैं कि एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। अगर पूरा का पूरा अनाज खरीद कर एमएसपी पर खरीद करके और उसका वितरण किया जाए तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। अगर वो देश में बांटती है तो ना तो कोई भूखा मरेगा और साथ में ना ही कोई किसान मरेगा, ना उसके साथ जुड़ा हुआ अन्य वर्ग, चाहे वो मजदूर वर्ग है चाहे वो दुकानदार वर्ग है, वो भी नहीं मरेगा। अगर सरकार ये 6.5 लाख खर्च ही नहीं करना चाहती हो तो मैं उस पर भी बता रहा हूं खालिद भाई। आप एक चीज और देखिए कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए कंपनियों पर और कॉरपोरेट पर माफ करती है हर साल। ये भी एक आंकड़ा है। तो मेरा एक सवाल है इस पूरे देश के वासियों से, भारतीय जनता पार्टी से, क्या किसान गरीब और भूख से मरने वालों से ज्यादा कॉरपोरेट और कंपनी सरकार के लिए जरूरी है? ठीक है विजेंद्र जी, दोहरे प्रकार की विजेंद्र जी, ढांडा जी के दर्शन ढांडा जी के इसी सवाल का जवाब मैं सर 1 मिनट और लूंगा जी, जल्दी से। हाँ वैसे 1 मिनट और लूंगा। हाँ, जल्दी कि गरीब मजदूर किसान और भूख से मरने वालों का वोट बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या वो जो 5, 7, 10, 20, 50, 100 कंपनियां हैं उनने ही सरकार बनाई है या इन गरीब लोगों ने बनाई है? क्या ये इस देश के असली हकदार नहीं है? क्या ये पराये लोग हैं? क्यों किसान के साथ, क्यों गरीब के साथ, क्यों मजदूर के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है? चाहे वो भूख से मरने वालों की संख्या हो, चाहे वो एमएसपी पर मांग कर रहे हो। सीधे ढांडा जी का कहना है कि क्या किसान इस देश का नहीं है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? विजेंद्र जी आवाज मिल रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था ढांडा जी को कि ढांडा जी ने खालिद जी 7,000 रुपए की इनकम बताई है किसान की। ढांडा जी को ध्यान होना चाहिए, ढांडा जी के पास बड़े अच्छे आंकड़े हैं। और मैं ढांडा जी को बताना चाहूंगा, ढांडा जी जो पीएम किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है, अकेले उसी के माध्यम से 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देश के इतिहास में पहली बार देश के किसान के खाते में 2-2 हजार करके 3 बार में भारत सरकार डालती है। 78,000 करोड़ रुपए, लगभग 15 करोड़ किसानों को देश के। एक साल में 6,016 रुपए। अरे भाई सुन लीजिए, अब खालिद जी देखिए, मैं इनके बीच में तो बोला नहीं था। अरे भाई मेरे को भी आपका आंकड़े गलत लग रहे थे, मैं आपको बोला नहीं था बीच में। अरे सुन लीजिए ढांडा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। अरे भैया सुन लीजिए, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति एक परिवार में 5 सदस्य, अगर 5 सदस्य। अरे भैया सुनिए, अरे थोड़ा जानकारी लेके बैठिए मेरे भाई ढांडा जी, थोड़ा जानकारी लेके बैठिए। अरे भैया थोड़ी जानकारी के मैं आंकड़ों का बता रहा हूँ। अरे भाई मेरी 16 रुपए रोज में 5 परिवार है। अरे मेरी बात सुनिए, परिवार में 5 सदस्य है। खालिद जी ऐसे डिबेट होगी क्या? खालिद जी मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा बीच में सबके, फिर मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगा इनके। आप मुझे भी मत रोकना जैसे नहीं रोक रहे हो। ढांडा जी आप मुझे भी मत रोकना जैसे मैं इनको रोक रहे हो आप। ठीक है, जल्दी से कोई बात नहीं, मैं भी बोलूंगा इनके बीच में। इनको जानकारी होना चाहिए कि भैया 6,000 रुपए किसान, अगर एक परिवार में 5 किसान है तो 30,000 रुपए मिल रहे हैं। मेरा सागरपुर गांव फरीदाबाद जिले में पड़ता है, आपको दिखा देता हूं। ढांडा जी आ जाना, मैं आपको आंखों के सामने दिखा दूंगा। अगर 5 मेंबर एक घर में हैं और 5 के नाम जमीन है तो उनको 30,000 रुपए मिलते हैं 1 साल के। आप ध्यान रखना ये चीज।
आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात की, हमारी सरकार ने चाहे पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 12,000 रुपए अगर किसान की फसल खराब होती है प्रति एकड़ उसको देने का काम किया। भावांतर भरपाई योजना, जो फल और सब्जी ऐसे ही किसान फेंक देते थे मंडी में, उसकी गारंटी सरकार ने दी है खालिद जी कि अगर आपका तय रेट से कम पे अगर 17 तरह की फल फूल और सब्जी अगर कम बिकती है तो बाकी की जो भरपाई है वो हरियाणा सरकार करने का काम करेगी। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को देने का काम किया है। हर चीज किसानों के लिए हमने पहले से उनको रियायत देने का काम किया और यही कारण है कि 2017 में स्वयं स्वामीनाथन जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ की है कि मेरे सुझावों को अगर सही मायने में कोई लागू कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कोड के कह रहा हूं, 2017 में स्वामीनाथन जी ने ये तो सर रोज ही बताते हैं करके विजेंद्र जी, ये बातें तो आप रोज बताते हैं। हाँ, ये बात तो आप रोज बताते हैं कि स्वामीनाथन जी ने आपका तारीफ किया था। ये नहीं बताते कि C2+50 वाला हम क्यों लागू करते हैं। दर्शन ढाटा जी नहीं लागू किए। दर्शन ढाटा जी जवाब दीजिए। स्वामीनाथन जी से दर्शन ढाटा जी, ठीक है, दर्शन ढाटा जी बोल रहे हैं। बताना चाहूंगा खालिद जी, सर अब दर्शन ढाटा जी सुन लीजिए, फिर तो मेहमान और भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। दर्शन ढाटा जी जल्दी। जो 102 रुपए के चेक मिलते थे ना मुआवजे के तौर पर फसल होने तक कांग्रेस के टाइम में, उसको हमने 12,000 करने का काम किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ढांडा जी सुनिए, 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने के अंदर 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर और 48 घंटे के अंदर उसको पेमेंट देने का हम काम करेंगे। ये सरकार 48 घंटे के अंदर पेमेंट देने का काम करेगी। विजेंद्र जी अब सुन तो लीजिए, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है और विजेंद्र जी अब सुन लीजिए, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है और 48 घंटे में पैसा मिल जाएगा। ये चैनल भी बता चुका है और सब लोग जानते हैं। अब किसान की बात भी सुन लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा खालिद जी, MSP की लिखित में गारंटी है सरकार देने के लिए तैयार है। MSP की गारंटी लिखित में सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन कानूनी नहीं देगी। MSP की गारंटी लिखित में देने के लिए तैयार है। कानूनी देने में क्या दिक्कत है? बात नहीं सुनेंगे। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसको कर मैंने कांग्रेस ने जो नहीं किया वो आप नहीं करेंगे। हम 70 साल में कांग्रेस को 1985 छोड़ दें तो उसके बाद तो इनको 370 कभी सीट ही नहीं आई। कांग्रेस ने तो कभी 1985 छोड़ दें तो 70 साल में इनको 370 कभी सीट ही नहीं आई। आपके तो 300 से ऊपर सीट है। कांग्रेस किसानों ने आपको इतना कुछ दिया है, आप किसानों को कुछ क्यों नहीं दे सकते? लिखित में भी नहीं दिया, हम लिखित में देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने लिखित में कहाँ दिया? कानून बना दीजिए। हम तो लिखित में कानून बना दीजिए ना। अगर आप इतना ही किसान हितैषी है तो कानून बना दीजिए। किसान संगठनों की जो मांग थी, किसान संगठन कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए। संगठनों की जो मांग थी खालिद जी, उन मांगों विजेंद्र जी, किसानों ने आपसे यह भी कहा कि अगर आप MSP पे कानून बना दीजिए तो हम 3 कृषि कानून पर सोचने के लिए भी तैयार हैं। बना दीजिए कानून, लेकिन आप तो तैयार ही नहीं हो रहे। और क्या मांग रहे हैं आपसे मैं आपको किसान? बात बताता हूँ, MSP का कानून जब लिखित दे ही रहे हैं तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? मैं आपको देखिए बताता हूँ कि वो 6.5 लाख वाली जो बात कह रहे थे ढांडा जी, वही तो नहीं है। ठीक है खालिद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये सोच रही है कि अगर हम MSP देंगे तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसकी जिम्मेदारी न लेके इसको दूसरे मत्थे पर छोड़ दिया जाए? बड़ी दुखदाई स्थिति है। 300 किसानों की शहादत के बाद भाजपा किसानों को किसान मानना तो बहुत दूर, उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकार जनवरी में ये कहती थी कि हम किसानों से 1 फोन कॉल की दूरी पे, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, सभी ने देखा, सभी ने सुना, लेकिन उस अरसे को कितना समय हो गया? आप किसानों को क्या करना चाहते हैं? झुकाना चाहते हैं क्या कि आप आएंगे हमारे पास? जबकि सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की बात सुने। भाजपा ने तो किसान आंदोलन को इसमें उलझा के रख दिया। कभी उनको कहते हैं किसी राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कभी कहते हैं आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं माओवादी हैं। मैंने आपको विजेंद्र जी पहले भी बताया, आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है, सुनने की आदत डालो, तुम सुनने की आदत डालो। ये बदतमीजी ठीक नहीं होती है, और भी लोग सुनते हैं, इसमें सुना नहीं जाता। नाम लेके बताइए, झूठ मत बोलिए, नाम लेके बताइए। झूठ आपसे ज्यादा, सुनो विजेंद्र भाई, मैंने आपके साथ 4-5 बार डिबेट करी, आपसे बड़ा झूठ आदमी नहीं है। सुनो, अरे आपसे बड़ा झूठ आदमी नहीं कोई। आप सबसे बड़ा, और आप झूठ भी बोलते हैं बिल्कुल सफेद, सबसे बड़ा झूठा झूठ बोलते हैं बिल्कुल सफेद। बड़ा नेता आपका पप्पू झूठा आदमी है, तो चेले कैसे झूठे नहीं होंगे? बदतमीजी, चेले भी झूठे। सुनो मेरे भाई, जब बदतमीजी ही झूठा है। बात नहीं करना, किसानों पे बात नहीं करना। आप उनके नेता को गाली दीजिए, वो आपके नेता को गाली देंगे। यही डिबेट को कैसे भैया जाके झूठ बोलते हैं? अरे सुनो, ठीक है, ठीक है, नहीं है संदीप। अरे आप नेता एक नेचर है जो इंसान के अंदर होती है,
अरे 70 साल में कानून विजेंद्र जी, अब हो गया आप लोग लड़ के हमेशा जो है ना डिबेट को खराब मत कीजिए का टाइम होता है, डिबेट को खराब मत क्या कीजिए। बहुत से अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो में क्यों निकल दिया? अरे 2019 के लोकसभा में क्यों लिखा? सबसे पहला जवाब दीजिए भैया, मैनिफेस्टो में क्यों लिखा आपने? अरे झूठे इंसान एक एक करके आप लोकसभा के मैनिफेस्टो में लिखते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, इससे झूठा कौन होगा? सर आप भी वकालत कर रहे हैं, आप झूठे और इस आप भी वकालत कर रहे थे, आप भी वकालत कर रहा था विजेंद्र कोई झूठा है नहीं। आप 2019 के लोकसभा में लिख रहे हैं कि हम इसी कानून को लागू करेंगे और आज मुकर रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हम लागू करेंगे, आज मुकर रहे हैं। आपके भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मैं लेके आया था। आपके भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में मैं लेके आया था। विजेंद्र जी हम इस चक्कर में नहीं है कि झूठा कौन हुआ मुझे बताइए। सवाल ये है कब तक बैठे रहेंगे कृषि मंत्री संदीप सेंटर में आपकी सरकार संदीप जी, विजेंद्र जी प्लीज इस तरह से बहस थोड़ी होती है, इस तरह से डिबेट कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विजेंद्र जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज आप चुप हो जाइए। दोनों लोग आप लोग मिलकर मामले को उलझा देते हैं, किसानों पे बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। संदीप सिंह जी, संदीप चौधरी जी, सवाल यह है कि आखिर सरकार पीछे क्यों हटने के लिए तैयार नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? जब एमएसपी लिखित कह रहे हैं विजेंद्र जी की देने के लिए तैयार है, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? देखिए खालिद भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, इसी तरीके की लड़ाई संसद में होती है, इसी तरीके की लड़ाई विधानसभाओं में होती है और मुद्दा वहीं पे वहीं दब के रह जाता है। हकीकत ये है कि सरकार अपने ऊपर से इस बोझ को उतारना चाहती है, क्योंकि सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो सरकार की फाइनेंशियली स्थिति है, वो आज की तारीख में पूरे तरीके से कमजोर हो चुकी है और सरकार चाहती है कि ये जो बर्डन है ये हम उद्योगपतियों के सर पे डाल दें और उद्योगपति और जो किसान है वो आपस में लड़ते रहेंगे और इसका नतीजा ये होगा, जिस तरीके से आजादी के पहले किसानों की जमीनें कुछ साहूकारों के यहां गिरवी रखी थी, जो मजदूर था वो बंधुआ मजदूर बना हुआ था, दोबारा से अगर यही स्थिति लागू हो गई खालिद भाई, तो वो दिन आने में देर नहीं लगेगी जब किसान कुछ व्यापारियों के यहां गिरवी हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी व्यापारियों के हिसाब से चलेगी। इसलिए किसान डर रहा है, इसलिए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, लेकिन सरकार अपनी नाक बचाने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है और इस चीज का डिले करके किसान की कमर को तोड़ देना चाहती है कि ये लोग कमजोर हैं, एक न एक दिन थक जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, दर्शन डाटा जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल, देखिए जो अभी सज्जन ने बताया, हमारे समाजशास्त्री ने बिल्कुल सही बात बताई। मैंने भी यही कहा था कि मिडिल क्लास फैमिली को खत्म करने का एजेंडा है, क्योंकि मिडिल क्लास ही आवाज उठाता है। दूसरी बात है जो सर ने बताई कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए वो कॉर्पोरेट के ऊपर रखना चाहते हैं। तो मैं एक बात और बता दूं खालिद भाई, 2013 से पहले जो पीएमओ ऑफिस का खर्चा था वो केवल 30 करोड़ था और अब वो खर्चा बढ़ के 3132 करोड़ हो गया। वो पैसा कहां से आता है? वो किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है, सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट सारी मिलाकर भारत के अंदर केवल और केवल 5 करोड़ नौकरियां बनती हैं, जबकि इस देश में बीजेपी के 7.5 करोड़ पेड वर्कर है। उनको पैसा कहां से दे रहे हैं ये? अरे ये जो खेल कर रहे हैं, किसान को मारना चाहते हैं और केवल सत्ता का भोग करना चाहते हैं। सीधी बात है, पैसा इनके पास है, वो पैसा लुटाया जा रहा है सत्ता का सुख के लिए। किसान को मारना है, गरीब आदमी को मारना है, मजदूर को मारना है, छोटे दुकानदारों को मारना है, मिडिल क्लास को खत्म कर देना है, तानाशाही करनी है। गरीब आदमी फिर केवल भूख के लिए मरेगा, वो आवाज नहीं उठा पाएगा। ये खेल है इनका। ठीक है, और दूसरी कोई बात ही नहीं है। विजेंद्र जी, दर्शन ढांडा का लब्बो लुभाव यह है कि अगर अन्नदाता मर जाएगा तो देश कैसे जिंदा रहेगा? में मंडल के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो दायित्व है, वहां कोई वेतन नहीं मिलता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूं, आप पता कर लीजिए। तो आपने जो 7 करोड़ का आंकड़ा पता नहीं कहां से निकाल लिया, भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी में हमारे 15 करोड़ से ज्यादा जो मेंबर है, किसी एक को भी वेतन नहीं मिलता। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के जी अंदर वेतन नहीं मिलता। हम किसान की चिंता करने वाले लोग हैं और किसानों ने ही दोबारा हमें चुन के भेजा है और किसानों के दम पे ही 58 सीटों पर उपचुनाव जो हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उसमें से 44 सीटें किसानों ने, देश के किसानों ने हमें जिताई है। बिहार के अंदर हमारी सरकार बनाई है और चाहे राजस्थान के अंदर इनकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार है, पंचायत और नगर निगम चुनाव में भाजपा को जिताया है, गुजरात के अंदर हमें जिताया है। ये किसानों ने हमें जिताया, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है और किसानों को समर्पित हमारी सरकार है। हमने खुले मन से खालिद जी एक चीज कही है किसानों को कि जो भी कृषि कानून के अंदर आपको कमी दिखाई देती है आप बताइए, हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही जिद पर अड़े रहना खालिद जी कि इसको रद्द करिए, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, गलत है। और 5 दिसंबर 2020 को खालिद जी हमने लिखित प्रस्ताव किसानों के बीच में भेजा है कि ये मांगे आपकी सभी हम मानते हैं, आप आकरिए, हम इनको प्रस्ताव में, अपने कानून में प्रस्ताव में शामिल कर लेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि किसान आपके साथ हैं, बड़ी अच्छी बात है, किसानों ने सरकार भी बनाई मोदी जी की, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ये बता दीजिए, जब सारे किसान आपके साथ हैं तो अब आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिन्हें किसानों ने जिताया भी था 2014 में, वो चुनाव कैसे हार गए हैं? आपके वित्त मंत्री चुनाव कैसे हार गए हैं? महिला जो मंत्री थी कविता जैन जी, वो चुनाव कैसे हार गई हैं? आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो चुनाव कैसे हार गए हैं? और ऐसे तमाम लोग चुनाव क्यों हार गए हैं, जब किसान भी आपके साथ है, मजदूर भी आपके साथ है, व्यापारी भी आपके साथ है? इस बात का आप जवाब दीजिए। सारा देश आपको सुन रहा है, हरियाणा आपको सुन रहा है। मैं बताता हूं आपको। देखिए चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा से चुन के आई है। हरियाणा का इतिहास रहा है, हर 5 साल में यह सरकार बदल जाती है राजस्थान की तरह। दूसरा, 2014 से लगा लीजिए आप, 2014 के अंदर जनता ने 58 सीटें विधानसभा में और 9 सीटें हमें लोकसभा में दी थी। उसके बाद में चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं उपचुनाव हुए हों, चाहे वो 10 के 10 नगर निगम चुनाव हुए हैं, चाहे फरीदाबाद में 40 में से लगभग 39 सीटें हम जीते थे। नगर निगम उपचुनाव, जींद जैसा उपचुनाव जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप जी चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता ने उनको हराने का काम किया। तो उसके बाद में जब 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा हम 10 की 10 सीट जीते और विधानसभा में हम 40 सीट जीते 90 में से। मैंने ये पूछा, ये लोग चुनाव क्यों हार गए आपके? कानून पे बात नहीं करेंगे। मैंने विजेंद्र जी ये पूछा, ये लोग चुनाव मंत्री आपके चुनाव क्यों हार गए? ठीक है, दर्शन ढाटा जी, दर्शन ढाटा जी, दर्शन ढाटा जी, हरियाणा के अंदर जनता ने सेवा करने का मौका दिया है और हमें गुजरात के रिकॉर्ड को जीत की वजह से यह बात नहीं कर रहे लग रहा है। गुजरात के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर। विजेंद्र जी, लगातार जीत मिल रही है, इसीलिए बातचीत नहीं कर रहे हैं किसानों से। है जी, जीत को ही पैमाना बना रखा है आपने कि जीत मिल रहा है इसलिए बात नहीं करेंगे। नहीं खालिद जी, क्या हमने बातचीत नहीं की? आप बताइए। बातचीत आपने किया, लेकिन क्या 2 महीने में आपने 12 दौर से अधिक की वार्ता किसानों के साथ में क्या पिछले जनवरी के बाद से आपने कोई प्रयास किया? खालिद जी देखिए, आप बताइए। मैं देखिए खालिद जी, सुनना आप, मैं आपको 30 सेकंड लूंगा। हमने किसानों को कई बार प्रस्ताव भेजे, क्या किसानों ने आज तक कोई पहल की? हमने किसानों को बोला 5 दिसंबर 2020 को, सुनिए खालिद जी, हमने किसानों को 5 दिसंबर 2020 को लिखित प्रस्ताव भेजा कि आपकी सभी मांगे हम मानते हैं, लिख के भेज दिया और मैं बता भी सकता हूं कौन कौन सी मांगे। दूसरा, हमने कहा 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित कर देते हैं, उस पर चर्चा कर लीजिए। किसानों का एक ही ऑब्जेक्शन था, हमसे चर्चा नहीं हुई। आप 1.5 साल तक खूब चर्चा करिए, संशोधन कराइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, कमेटी बनाई। न इनको कमेटी में विश्वास है, न इनको कोर्ट पर विश्वास है, न इनको सरकार पर विश्वास है। और विश्वास किस तरह ये तो बताइए। 100 रुपए में ले लो, हम कहना भैया 5 रुपए दे रहे हैं, देना है तो दो, नहीं तो जा रहे हैं। और वो कहा भैया आओ बात कर ले, तुम कहो नहीं ले लो 5 रुपए, तो ये तो वही बात हो गई। दर्शन ढांडा जी जल्दी बोलिए, दर्शन ढांडा जी। देखिए, मैं केवल विजेंद्र जी की बात का मैं पूरा कह देता हूं। वो कह रहे कि किसानों ने कोई भी बात नहीं मानी। शुरू में जब हम गए पहली वार्ता के लिए तो इन्होंने कहा कि एक कमी गिना दीजिए, हम ये कानून वापस ले लेंगे। हमने 27 कमी गिनाई, इन्होंने संशोधन की बात की। अब ये कह रहे हैं कि किसान मान नहीं रहे, वो किसी भी तरह से पहल नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि एक फोन की दूरी पर है, नंबर नहीं बताया, हम किसके पास फोन करें, दिल्ली हम बैठे हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, अगर आपकी प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहता हूं कि आप एमएसपी को कानून मनवाइए प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी सरकार से। संशोधन की बात मैं संयुक्त किसान मोर्चा से मनवाऊंगा, आप एमएसपी को कानून बनवाइए। अगर बात करते हो तो बताइए आप जनता को, बोलिए। टांडा जी देखिए, बोलिए। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है और हम लोग भी बातचीत रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ में, प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ में है। प्रधानमंत्री जी से तो मेरी बात नहीं होती है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जवाब और हमारे हरियाणा प्रदेश के, खैर खालिद जी जल्दी से बोलिए। खालिद जी
विजेंद्र जी, खालिद जी। 300 किसानों की शहादत के बाद मैं जब से इस डिबेट में आ रहा हूँ, एक ही बात रट रखी है इन्होंने। सुनो भैया, बीच मत बोलो, अगर जरा सी भी तमीज है तो बीच में मत बोलो। आपका भाषण सुना, अरे भैया तरीके से बात करो पहले तो। आपका लेक्चर सुना, आपका कोई कर्जा किसी के ऊपर नहीं है, ना चैनल के ऊपर है, ना किसी दूसरी पार्टी। ठीक है, बात रखिए खालिद जी, आराम से सुन लीजिए, बात रखिए। 300 किसानों की शहादत के बाद जितने भी प्रवक्ता भाजपा के आए डिबेट्स में, उनके चेहरे पे आपने देखा कितनी भयंकर स्माइल होती है, बेशर्मी वाली स्माइल होती है। एक गंभीर, अरे बेशर्म आप जैसे लोग हैं, क्या बात कर रहा है बदतमीज आदमी है बैठ के, क्या बात बेशर्मी कर रहा है आदमी, जिसके ऊपर क्या बेशर्मी कर रहा है आदमी, पूरा बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बोलते हैं आदमी डिबेट में, सोचने के लिए कैसे बोलते हैं आदमी डिबेट में, आप दोनों खालिद जी क्या तरीका है बात करने का, आप दोनों एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एक ही तरह के शब्दों का एक दूसरे के लिए इनको बोलिए क्या तमीज है बात करने की, ये तमीज है बात करने की। दोनों को क्या है ना कि बात ही नहीं करनी। अरे खालिद जी आप कैसे, खालिद जी खालिद जी किसने बोला है, लेकिन खालिद जी किसने बोला है ये बताइए। कभी आप बेशर्मी की तरह बात करते हैं यहाँ बोलेंगे, क्या तरीका है बोलने का, बोलेंगे और डिबेट इसके पास ना आंकड़े ना इसको कोई जानकारी है, क्या बदतमीजी करते हैं। किसानों की मौत उनको लेके बैठा है, एक ही बात रटी हुई है, क्या तरीका है बोलने का, एक ही माफी मांगो इस चीज के लिए। ये मिस्टर माफी मांगिए विजेंद्र, एक ही बात नहीं है। अरे माफी मांगिए आप। आजाद भारत का, आपके लिए कोई भी शब्द मैंने गलत नहीं बोला। आप सुनिए, क्या बेशर्मी की बात करते हैं आप। सुनो मेरी, पप्पू के चैनल से क्या उम्मीद करें हम, आजाद पप्पू के चैनल से क्या उम्मीद करें। आजाद भारत का ऐसा पहला आंदोलन है जो इतने समय से शांतिपूर्ण चल रहा है, जिसमें इतनी क्षति किसानों की हो चुकी है। और इस आंदोलन का नुकसान केवल किसान को नहीं हो रहा है, इस देश के, इस प्रदेश के हर वर्ग को हो रहा है। अगर किसी को इसका नुकसान नहीं दिखता है, किसी को इसका नुकसान नहीं दिखता है, किसी को इसका नुकसान नहीं दिखता है, तो भाजपा से जुड़े हुए लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। दर्शन जी जल्दी से, दर्शन जी लास्ट कमेंट, दर्शन जी लास्ट कमेंट। खालिद भाई विजेंद्र जी लास्ट में आप ही से कमेंट लेंगे सर, हम प्लीज सबको बोलने दीजिए। दर्शन जी जल्दी से। असेंशियल कम्युनिटी एक्ट का दूसरी बात ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, 2 लाख केस कॉन्ट्रैक्ट के देश के अंदर अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनका वो हाल नहीं हो, वही किसानों का हल करवाओगे। तीसरी बात है कि इसके अंदर बिचौलिया पैदा कर दोगे, ठीक है ना, वो बिचौलिया सरकार के कंपनियों के प्रति उत्तरदायी है और किसान के प्रति उत्तरदायी नहीं है। बताइए आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, जवाब देता हूँ। संदीप जी जल्दी से लास्ट में आएंगे विजेंद्र जी, संदीप जी लास्ट कमेंट के तौर पे क्या कहेंगे। भारत बंद हुआ, बातचीत इससे शुरू हो पाएगी। देखिए खालिद भाई, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज भारत बंद बुलाया गया था, मुझे लगता है पूरी तरीके से सफल हुआ। और आज टिकैत जी उत्तराखंड में थे तो वहां पे भी सफल हुआ, मैंने देखा, उनका न्यूज पे भी मुझे पता चला। लेकिन मैं विजेंद्र जी से एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से विजेंद्र जी, कोई अच्छी चीज होती है, जब मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे तो हमने तारीफ की, जब कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी हमने तारीफ की, जब कहा 1 रैंक 1 पेंशन की बात की हमने तारीफ की। तो अच्छी बात की हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं होंगे तो जनता आवाज उठाएगी। अगर जनता बना सकती है तो गिरा भी सकती है। हमने केवल प्याज के लिए यहां सरकारें गिरती देखी है, ये तो पूरे देश के किसान का मामला है। खालिद जी लास्ट कमेंट। हमारा भारत का देश किसानों की पूरी मेहनत पर, किसानों की मेहनत पर चलता है, और अगर भाजपा किसानों के बारे में नहीं सोचेगी तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। लेकिन ये समय है, कभी भी पलट सकता है। भाजपा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सत्ता और सत्ता का नशा हमेशा रहेगा। किसान है इस देश को बनाने वाला, जो इस देश की नींव डालता है वो कभी भी सरकार की कुर्सी खींच लेगा। ठीक है विजेंद्र जी, जो नींव डालता है वो कभी भी नींव गिरा सकता है। फिर अनसुना क्यों, आज भारत बंद भी हुआ है, क्या अब रास्ते खुलेंगे? भारत बंद से बातचीत के द्वार खुलेंगे क्या? कांग्रेस की सारी नीतियां और बातें दोगली हैं। एमएसपी भी जारी रहेगी और मंडी सिस्टम भी जारी रहेगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 तारीख से खरीद शुरू हो रही है। खालिद जी आप देख लेना, गेहूं 1975 रुपए के हिसाब से और सरसों 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में खरीद होगी या नहीं होगी, ये बता दीजिए ना। 48 घंटे के अंदर खालिद जी, 48 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट, 48 घंटे के अंदर बातचीत करेगी सरकार। 48 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट होगी। सर ये पेमेंट वाली बात तो सुन ली है मैंने, कर ली है। जो पूछना चाहते हैं विजेंद्र जी वो आप नहीं बताना चाहते हैं। खालिद जी किसानों से जो पूछना चाहते हैं वो नहीं बताते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। सर अब तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था और उम्मीद जिस तरह से किसानों ने जताई है कि शायद वो तरह तरह के कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसके माध्यम से कोई सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार उनकी बात सुनेगी और बंद के बाद
एक जो दरवाजा बातचीत का जो एक डोर बंद हो गया उसको खोलने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना ही इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।